नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट इज रीनल बायोप्सी। हम क्या लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं, और बायोप्सी में देखते हैं कि जो चार्जेस है वो कितनी परसेंट तक लूज हो चुकी है, मतलब ये है कि या जो चार्जेस है वो कितनी परसेंट तक डैमेज हो चुकी है। तो रीनल बायोप्सी इज दी कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर व्हाट, मिनिमल चेंज डिजीज। और ड्रग ऑफ द चॉइस स्टीरॉयड्स, हम कहते हैं स्टीरॉयड्स, व्हाई, द रीजन इज इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। और हम स्टीरॉयड इसलिए देते हैं जिसपे हम ऑटो इम्यून डिजीज की जो रिएक्शन है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, उसको क्या कर सके, वो काम कर सके। स्टीरॉयड शोज एक्सीलेंट रिस्पांस इन द मैनेजमेंट ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज। ये वाहिद डिजीज है किडनी के अंदर जिसमें बच्चे स्टीरॉयड को एक्सीलेंट रिस्पांस शो करते हैं और बच्चे जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, आंसर इज मिनिमल चेंज डिजीज। और इसकी कन्फर्मेटरी टेस्ट बायोप्सी है, ड्रग ऑफ द चॉइस स्टीरॉयड है। फेनेस्ट्रा मीन ये होल होती है, स्लिट, मतलब ये है, हम कहते हैं कि किडनी हेल्प इन फिल्ट्रेशन, किडनी की कैपिलरी से अगर कोई चीज फिल्टर होगी नीचे जाएगी तो इसके लिए पास होने का एक रास्ता तो होगा ना, और वो होल है जो किडनी की कैपिलरी में होती है, एंड दोस लिटिल होल्स फ्रॉम वेयर द सब्सटेंसेस विल बी फिल्टर इज नोन एज फेनेस्ट्रा। इसलिए किडनी की कैपिलरी को फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर होल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए जनाब, 32-year-old male presented with complaint of sudden onset cough which contain blood, chest tightness या chest pain, and also this morning notice blood in urine. Investigation shows anti-GBM antibody positive. What is the diagnosis? ठीक है जी, this is another case, important one. इस केस के अंदर जो मेन पॉइंट है ना याद रखने वाली, वो ये है कि दीज पीपल प्रेजेंटेड विद मेजर 2 कंप्लेंट्स, ये 2 चीफ कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, कफ के साथ और हेमोचूरिया के साथ। हेमोचूरिया का मतलब क्या है, ब्लड इन दी यूरिन, लेकिन इन लोगों में सिंपल कफ है या उसमें ब्लड आ रहे हैं, ब्लड इन द कफ इज कॉल्ड हीमोप्टाइसिस। अगर कफ के अंदर ब्लड आ रही है इसको हीमोप्टाइसिस कहते हैं, लेकिन अगर ब्लड यूरिन में जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, हेमोचूरिया। तो देखिए ऊपर कफ में ब्लीड होती है अपर ब्लीडिंग, और नीचे यूरिन में तो लोअर ब्लीडिंग है। तो अपर ब्लीडिंग भी है, लोअर ब्लीडिंग भी है। ये क्या होता है, कभी कभार मिस्टेकनली इन्फेक्शन के बाद इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इन सम पीपल इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट, और अगर वो ऐसा रिएक्ट करे कि वो किडनी में जाकर किस चीज को डैमेज करे, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने बताया ना कि दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन विच ग्लोमेरुला इज प्रेजेंट, इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एबनॉर्मली मिस्टेकनली कभी कभार एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि वो ग्लोमेरुलाई के अंदर किसको डैमेज करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर जो ब्लड है वो नीचे किस में जाएगी, यूरिन में जाएगी, एंड देयर विल बी हेमोचूरिया, नंबर 1। नंबर 2, इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो मेन फंक्शनल सेल है दे आर कॉल्ड एल्वुलाई,
और एल्व्यूलाई इज लाइंड बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके नीचे भी क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके साथ छोटी छोटी कैपिलरीज है। तो अगर यहाँ पे ABM एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये एंटीबॉडी जो एबनॉर्मल बनी है, ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जो बॉडी के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करे इन द किडनी एज वेल एज इन दी लंग्स। तो किडनी में बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होने से हेमोचूरिया होगा, और जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगा इंसान को कफ लगेगी, और इसके साथ छोटी कैपिलरीज है वो ब्लीड करेगी एंड दैट ब्लड विल कम आउट इन दी कफ। तो हीमोप्टाइसिस एंड हीमोचूरिया ये जब भी आज एग्जाम में और एंटी-GBM एंटीबॉडी हो, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, दैट इज कॉल्ड गुड पास्चर सिंड्रोम। ये कौन सा सिंड्रोम है, गुड पास्चर सिंड्रोम। तो गुड पास्चर सिंड्रोम में 2-3 क्वेश्चन और आते हैं, वो अब आप लोगों को बताने लगा हूं कि इसमें जनाब क्या होती है गुड पास्चर सिंड्रोम। ये आम लोगों में नहीं होता, ये उन लोगों के अंदर ज्यादा होते हैं जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जिन लोगों में एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस तो ज्यादा होते हैं। तो आप लोगों को मुझे ये बताएं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कितनी टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स, ठीक है। ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जांपल है, गुड पास्चर सिंड्रोम इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से है। आस्थमा, डर्मेटाइटिस, ये सारे क्या है, ये टाइप 1 है। लेकिन डर्मेटाइटिस में 2 चीजें याद रखें, एक होते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस इज टाइप 1, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज टाइप 4, ये भी आता है, ठीक है। कोई बंदा किसी चीज के साथ कॉन्टैक्ट में आए या कोई ज्वेलरी वगैरह गोल्ड वगैरह ये पहने और इसके बाद उसका इस पे क्या बन जाए, एक टाप बन जाए, ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, वो टाइप 4 है। लेकिन गुड पास्चर सिंड्रोम इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। HSR स्टैंड फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मीन एलर्जिक रिएक्शन। तो गुड पास्चर सिंड्रोम उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 होती है। क्लियर है। फिर गुड पास्चर सिंड्रोम में लेके कि in this condition which collagen is defective, in this condition which collagen, what is collagen, हाँ जी, the collagen is a protein which can which is present in different parts of the body। कोलेजन प्रोटीन है, स्किन में भी कोलेजन प्रोटीन है। जिस टैबलेट्स के अंदर या जिस इस तरह सप्लीमेंट के अंदर कोलेजन है, ये स्किन को जनाब क्या रखती है, टाइट रखती है, मतलब ये है कि स्किन को फ्रेश रखती है। वजह यह है कि आवर स्किन कंटेन लॉट्स ऑफ कोलेजन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि कोलेजन प्रोटीन के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4, टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड 4। अब वो कोलेजन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ये कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, एंड द टाइप ऑफ कोलेजन प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज टाइप 4। ये कौन सा होता है, टाइप 4 होता है। तो अब देखिए एग्जामिनर इस तरह पूछेगा कि विच टाइप ऑफ कोलेजन डिफेक्ट इज सीन इन गुड पास्चर सिंड्रोम। अब लोगों ने क्या लिखना है, टाइप 4, क्योंकि हमें पता है कि इस सिंड्रोम के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ बनी है, चाहे वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो या एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने एग्जाम के दिन ना ही भूलने। देखिए अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाए बोन्स, तो बोन्स के अंदर कोलेजन टाइप 1 होता है। बोन्स के अंदर कोलेजन टाइप 1, टाइप 1 कोलेजन उन जगहों पे होता है जहां पे स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, ये टेंसाइल, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है टाइप 1। तो टाइप 1 कोलेजन प्रेजेंट इन दी बोन्स, ठीक है। कॉर्निया पार्ट ऑफ द आई, इसके अंदर भी कोलेजन टाइप 1 होता है। कॉर्निया के अंदर कोलेजन टाइप 1 पाया जाता है। फिर लेके बोन से थोड़ा सा लेस हार्ड स्ट्रक्चर क्या है, कार्टिलेज, इसमें कोलेजन टाइप 2 होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था, बोन से बी हटाए तो ये 1 रह जाता है, दैट कंटेन टाइप 1 कोलेजन, ठीक है। टूलेज, इसमें टाइप 2 होता है। फिर लेके ब्लड वेसल 3 होती है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, टाइप 3। टाइप 3 इज आल्सो प्रेजेंट इन फीटल टिश्यू, फीटस के अंदर ये एग्जाम में आता है। व्हेन द बेबी इज स्टिल नॉट बोर्न इट इज प्रेजेंट इन द मदर यूट्रस। तो फीटस की जो बॉडी है वो इलास्टिक होती है कि रिजिड होती है, इलास्टिक होती है, सॉफ्ट होती है। जितना स्ट्रक्चर सॉफ्ट होता है उसके अंदर कोलेजन टाइप 3 होता है। ब्लड वेसल इज अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर,
फीटल टिश्यू इज अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर, इन सब के अंदर क्या होता है टाइप 3। फिर अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इन द एग्जाम, फीमेल यूट्रस कंटेन टाइप 3, यूट्रस में क्या होता है टाइप 3 कोलेजन होता है। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट आल्सो प्रेजेंट इन ग्रेनुलेशन टिश्यू, किस में होता है ग्रेनुलेशन टिश्यू। अहमद एहसन, व्हाट इज ग्रेनुलेशन टिश्यू? शबाश, व्हाट इज ग्रेनुलेशन टिश्यू? व्हेन देयर इज अ वुंड, जब वुंड हो जाए, जख्म हो जाए, उस जख्म के दोबारा जो ठीक होने का अमल है उसको हीलिंग कहते हैं, वुंड हीलिंग होती है। लेकिन जब वुंड हील होता है इनिशियली, हीलिंग प्रोसेस में इनिशियली जो न्यूली फॉर्म टिश्यूज बनते हैं उसको ग्रेनुलेशन टिश्यू कहते हैं। सो द न्यूली फॉर्म टिश्यू, the newly formed tissue that is formed at the site of healing, that is called granulation tissue। अगर जख्म है, जख्म सुन ले, अगर जख्म है ये ठीक अब होने जा रहा है, नए टिश्यू बनते गए जा रहे हैं, जख्म अब थोड़ा, हम कहते हैं यार आजकल आपकी वो वुंड कैसी है, लोग कहते हैं अब माशाल्लाह गुजारा हुआ है लेकिन अभी उसमें कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि वो फ्रेश वुंड होता है, वो दोबारा ठीक होने जा रहा है। तो ये वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? वीक। थोड़ा सा छेड़छाड़ से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये परमानेंट हील हो जाए, हील, या वहां पे कोई दाग आ जाए, स्कार बन जाए, तो वो परमानेंट होता है, तो टाइप 1 कोलेजन है। स्कार के अंदर टाइप 1 है, लेकिन वुंड हीलिंग के दौरान ग्रेनुलेशन टिश्यू में टाइप 3 कोलेजन होता है। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखिए। तो स्कार इज टाइप 1, हीलिंग प्रोसेस में ग्रेनुलेशन टिश्यू इज टाइप 3। फिर आखिर में लिखे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी हमने पढ़ लिया था ना, तो बेस मेम्ब्रेन में कौन सा है टाइप 4 होता है। तो इन द बेस मेम्ब्रेन, तो गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर बेस मेम्ब्रेन का तो इशू है, तो बेस मेम्ब्रेन में जनाब टाइप 4 है। तो इनडायरेक्टली ओवरऑल अगर हम बात करें कि विच टाइप ऑफ कोलेजन इज डिफेक्टिव स्पेशली इन अ पेशेंट हु हैव गुड पास्चर सिंड्रोम, आंसर विल बी टाइप 4 कोलेजन। अदन फर्क क्लियर है? इन सब चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोलेजन कहाँ पे होता है। आखिर में एक और क्वेश्चन लेके कि विच कोलेजन is defective in osteogenesis, इस डिजीज का मतलब क्या है इम्परफेक्टा। इस डिजीज का नाम है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओस्टियो मीन बोन, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, इम्परफेक्ट, अगर बोन बाय बर्थ डेवलप ना हो पाए, इम्परफेक्ट बन जाए, टेढ़ी बन जाए, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और अगर बोन सही नहीं बन गया, बोन में कोई इम्परफेक्शन है, परफेक्टली नहीं बन गए, तो इसके अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में जाद भाई कौन सा कोलेजन मसला होगा? ओस्टियो का मतलब क्या है बोन, तो बोन के अंदर कौन सा होता है टाइप 1 कोलेजन होता है। तो वेन एवर द वर्ड कम ओस्टियो इट्स मीन अ बोनी प्रॉब्लम, और जब बोन का इशू आता है तो उसमें कोलेजन टाइप 1 होता है। तो अगर किसी में कोलेजन टाइप 1 का इशू है तो उसके बाई बर्थ फिर बोन सही तरीके से नहीं बनेंगे, तो द बोन विल बी इम्परफेक्ट। तो यहाँ पहले के कोलेजन टाइप 1 ये याद रखना, ठीक है, कोलेजन टाइप 1। तो कोलेजन टाइप 1 डिफेक्ट कैन कॉज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और इन बच्चों का एक हॉलमार्क याद रखे, इन बच्चों में एक तो बोन वीक होती है, इन बच्चों में टीथ एबनॉर्मेलिटीज होती है, टीथ में भी कोलेजन टाइप 1 होता है। और दूसरी बात यह है कि स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई, लेकिन इन बच्चों की जो स्क्लेरा है वो ब्लू नजर आता है। तो दीज बेबी इज कैरेक्टराइज बाई ब्लू स्क्लेरा। क्लियर है? तो ब्लू स्क्लेरा ये जनाब किसके अंदर होता है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। कभी कभार एग्जामिनर इस तरह सवाल करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एब्सेंस ऑफ कोलेजन टाइप 1 या डिक्रीज कोलेजन टाइप 1। हाँ जी, ये क्वेश्चन आता है, एब्सेंस ऑफ कोलेजन टाइप 1 या डिक्रीज, आंसर इज डिक्रीज। अगर ये एब्सेंट होता तो फिर परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट भी ना बनते, फिर तो बोन ही ना होते। इम्परफेक्ट ऑफ बोन इज सिंथेसाइज बट नॉट परफेक्टली, क्योंकि कोलेजन टाइप 1 में कमी आई है, ठीक है ना, एब्सेंट नहीं होता, ये इसमें डिक्रीज होता है इस तरफ। क्लियर है? ओके, आप लोगों से एक और सवाल, कैन ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा चाइल्ड डेवलप हियरिंग लॉस? इसको हियरिंग लॉस हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती। हाँ हो सकती है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द एयर वी हैव? 3, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर, इनर एयर। मिडल एयर कंटेन बोन्स,
मिडल एयर में बोन्स है, द ग्रुप ऑफ बोन प्रेजेंट इन द मिडल एयर इज, हाँ जी, एयर के अंदर, यह नाम सुना है इनकस मेलियस, नाम सुना है, और एक होते स्टेपीस, इन बोन्स के नाम सुने कि नहीं? दीज थ्री बोन्स इज प्रेजेंट इन द मिडल एयर एंड इन तीन बोनों को एज अ ग्रुप कहते हैं ओसिकल्स। क्या कहते हैं? ओसिकल्स। तो ओसिकल्स आर द थ्री बोन्स। इसमें ओस्टियोजेनेसिस है, बोन सही नहीं बने हैं तो ये बोन भी नहीं बनेंगे। तो अगर ये नहीं बनेंगे तो ये एयर साउंड की कंडक्शन करेगी नहीं। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट ऑफ बच्चे जितने होते हैं दे हैज अ डिलेड हेयरिंग, इसकी जो हेयरिंग भी डिले होती है, और अब उसको आप जो भी बोलेंगे उसका रिस्पांस वो डिले देंगे और सही नहीं देंगे, क्योंकि इन बच्चों को सही आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक है, चले ब्रेक करे, शाबाश। किडनी के अंदर जो नेक्स्ट दो कंडीशन है विद डायूरेटिक्स, ये जो है ना अभी नया पढ़ाया है वो अवेलेबल होगा उसमें लेक्चर्स में। कल से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इतना इंटरनल मेडिसिन है बस। ठीक है, इसके अंदर जितना भी 52 वाला पार्ट है ना वो सारा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। और जी हाँ, ये खत्म हो गई। इसमें आप लोग को मैंने फिजियो भी रिक्वायर्ड पढ़ाई है, पेथो भी पढ़ाई है, और फार्मा के लेक्चर्स भी आप लोग देख रहे हैं जो मेडिसिन है। इंटरनल मेडिसिन के परसों पेपर में सैटरडे वाले में फार्मा पेथो इन सब की क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि ये सारे एक ही सब्जेक्ट में आते हैं। कल से हम माइनर सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब लोग डिसाइड करें कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। कोई माइनर सा मतलब ईएनटी है, सल्मोलॉजी है, ठीक है, ऐसा करते ईएनटी स्टार्ट करते हैं। हाँ, अफगानी तो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। अफगानी के मार्क्स भी ज्यादा है ईएनटी से। तो अगर आप लोग चाहे अफगानी स्टार्ट करते हैं, अफगानी के देखे, बात सुने, 2-3 दिन जो रहते हैं ना, बात सुने, 2-3 दिन, ये जो 2-3 दिन रहते हैं उसमें अफगानी के मैं जो नई चीजें हैं वो पढ़ाऊंगा, और ईद की छुट्टियों में अफगानी के कुछ लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलो हम एक बड़ा सब्जेक्ट तो कर लेंगे, ये बात भी ठीक है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो ईएनटी स्टार्ट कर लेते हैं। यार ईएनटी को जो मैंने टाइम दिया है वो 5 दिन दिए हैं। हाँ हाँ, ये भी सही है, क्योंकि देखिए आप गए एक ऐसी चीज को आप फिजिकल माइंड पे होना चाहिए डिस्टर्ब। ऐसा नहीं कि 2 लेक्चर अभी पढ़े और 3 फिर हफ्ता बाद पढ़े, फिर मजा नहीं आता। आप गाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है कि वो 1 हफ्ते का पूरा टाइम उसको मैंने दिया है, तो उसको हम एक थ्रू में इस तरह पढ़ेंगे। और मैं कहता हूँ जिस दिन खत्म ताकि कल उसमें हम टेस्ट भी ले लें, ताकि वो आप लोग को सॉलिड हो जाए। ठीक है, सर्जरी में 2 ब्रेस्ट कैंसर रहते हैं, 3-4 कंडीशन है, इसमें कीलॉइड है, हाइपरट्रोपिक स्कार है। आज ये भी खत्म हो जाएगी, कल से नया सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट करेंगे। सर्जरी में जो पीएमसी वाले नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी क्या इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन में आती है, ये पेपर में नहीं आती। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों से वाइवा में भी पूछेंगे, यार ओटी में ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सारे वाइवा वाले हैं। ओके, स्टेजिंग देखिए, स्टेजिंग पीएमडीसी में भी दी थी, ये कभी नहीं आती स्टेजिंग। स्टेजिंग आप लोग फिर जब ऑन्कोलॉजी में जाते हैं तब स्टेजिंग आप लोग याद। अब कौन कौन से स्टेजिंग, मेरे पास स्टेजिंग के इतने नोट थे अपने, 100 पेपर वो अलग है। तो कौन कौन सी स्टेजिंग याद? हाँ, 3-4 कैंसर है, अगर उसकी स्टेजिंग हम गायनी में पढ़ेंगे, सर्वाइकल कैंसर है, डोमेट्रियल कैंसर है, तो वो स्टेजिंग पर इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग वो चीज पढ़े, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। जो चीजें पढ़े उस पर ग्रेप करें बस कि हमने क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है ना? और सुना है कि अभी 15-16 के बाद ये पीएमसी साइट पे कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी आएंगे, तो वो जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है ना उसको भी हम हल करेंगे यहाँ पे, ताकि उससे भी पेपर आएगा। तो अगर आप लोग वो करें और ये करें, मोर देन इनफ है। ठीक है ना? लेकिन जो पढ़ा है वो ग्रेप होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल से फिर नया दूसरा भी स्टार्ट करेंगे। तो फिर ईएनटी के साथ क्या स्टार्ट करें? और अगर आप लोग चाहे कि ईएनटी को ही ये 3 दिन बगाए सारा, फिर भी ठीक है, दोनों क्लासेस ईएनटी का रखें,